Morning found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. तो अगले दिन सुबह पूरे शहर पूरे टाउन में जो है बहुत पेजेंट्स की किसानों की भीड़ आ गई। उनको ये सब कुछ नहीं पता था महात्मा गांधी के बारे में, उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या काम किया था, लेकिन उनको एक ये बात पता थी सारे पेजेंट्स को कि एक महात्मा है जो किसानों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं वो उनको परेशान कर रही हैं, उनको तंग कर रही हैं। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of British. Spontaneous मतलब कि ये कुछ planned नहीं था, जो इतने सारे किसान आकर कोर्ट के बाहर इकट्ठा होने लग गए और डेमोन्स्ट्रेशन मतलब इकट्ठा होके सामने कोर्ट के वो अपनी बात रखना चाहते थे कि महात्मा गांधी को छोड़ा जाए, उनको तंग ना किया जाए। तो वो जो है एक स्टार्टिंग थी उनको आजादी मिलने की। किस चीज से आजादी मिलने की? फियर से। किस चीज का फियर था, किस चीज का डर था? ब्रिटिशर्स का डर था, उनकी ब्रिटिशर उनको परेशान करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। उस चीज के डर से उन किसानों को छुटकारा मिलना शुरू हो गया और ये पहला स्टेप था जब वो कोर्ट के सामने आकर हजारों की तादाद में इकट्ठा होने शुरू हो गए। The officials felt powerless with Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. अब हमारे बापू महात्मा गांधी भी बहुत समझदार थे। उन्होंने ऑफिशियल्स के साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने सभी किसानों को बोला कि वो बिल्कुल पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस करें, किसी तरीके का कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। एंड महात्मा गांधी अपने पूरे बिहेवियर में बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली थे, किसानों के साथ भी और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ भी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को एक पावरलेसनेस की फीलिंग, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स आने लग गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. अब महात्मा गांधी ने इतने किसान जब महात्मा गांधी के फेवर में उनको कोऑपरेट करने के लिए कोर्ट हाउस के सामने इकट्ठे हो गए, तो महात्मा गांधी ने एक ब्रिटिश राज को ये एक अच्छा खासा प्रूफ दे दिया कि अभी तक जो ब्रिटिश राज था, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं करता था, जिससे सब डरते थे, उस ब्रिटिश राज को अब इंडियंस चैलेंज कर सकते हैं। अब इंडियंस के दिलों और दिमाग में से वो डर खत्म हो गया है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. अपेरेंटली The authorities wished to consult their superiors. अब गवर्नमेंट बहुत कंफ्यूज्ड हो गई, समझ नहीं आ रहा था उनको कि क्या किया जाए। तो जो प्रोसिक्यूटर्स थे, जो कोर्ट में लड़ने वाले वकील थे, ब्रिटिशर्स के जो वकील थे, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि जो ये केस चल रहा था महात्मा गांधी का, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, बिकॉज जो अथॉरिटीज थी, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज जो थी, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी, वो अपने सुपीरियर्स, अपने हायर हेडक्वार्टर्स को कंसल्ट करना चाहती थी कि आगे क्या किया जाए। वो तो हमेशा यही सोचते थे कि इंडियंस उनसे डर जाएंगे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. गांधी जी ने बोला नहीं, कुछ डिले करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी प्रोसीडिंग्स चालू रखिए। और उन्होंने अपना स्टेटमेंट पढ़ा कि मैं कसूरवान हूँ, मैंने रूल तोड़ा है। He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. तो महात्मा गांधी ने कोर्ट को बताया कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो एक उलझन में अटके हुए हैं कि एक तरफ तो उनको ये दिखाना है कि वो लॉ ब्रेकर ना बने, एक अच्छा एग्जाम्पल वो सेट करना चाहते हैं एज एक गुड सिटीजन जिसको हमेशा गवर्नमेंट के लॉज को मानना चाहिए, पर दूसरी तरफ उनकी ये भी ड्यूटी है कि उनको अपने देश को और देश के लोगों की प्रॉब्लम वाली स्थिति में उनका साथ देना है। He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. तो उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने
ऑर्डर नहीं माना। क्या ऑर्डर था कि महात्मा गांधी इमीडिएटली टाउन छोड़ दें। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने वो इसलिए डिसोबे किया रूल, नॉट कि वो अथॉरिटीज की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन इसलिए किया क्योंकि जो उनको एक ज्यादा बड़ा अपना ड्यूटी नजर आ रहा था, और वो ड्यूटी था अपने देश की तरफ, अपने देश के लोगों की तरफ, जो उनके कॉन्शियस की आवाज थी, जो उनकी अंतरात्मा की आवाज थी, और उसके लिए वो पेनल्टी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला कि बताया जाए मुझे कि मेरी क्या पेनल्टी है। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. तो मैजिस्ट्रेट ने बोला कि वो 2 घंटे बाद जो है बताएंगे कि क्या पनिशमेंट है महात्मा गांधी की, और 2 घंटे का उन्होंने कोर्ट को ब्रेक दे दिया, और महात्मा गांधी को बोला कि वो जो ये 2 घंटे के लिए वो ब्रेक मिला है, उसके लिए महात्मा गांधी जो है अपना बेल ले लें। महात्मा गांधी ने मना कर दिया और बोला कि वो किसी भी तरीके की बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अब जज मजबूर हो गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और उन्होंने महात्मा गांधी को बिना बेल की एप्लीकेशन के, बिना बेल के अप्लाई किए रिलीज कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. अब जब 2 घंटे बाद जब कोर्ट दोबारा रिकन्वीन हुआ, दोबारा असेंबल हुआ, तो जज ने बोला कि अभी वो जजमेंट नहीं देंगे कुछ दिनों तक, और उन्होंने महात्मा गांधी को बोला कि अभी आप जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहर हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. तो meanwhile क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रिज किशोर बाबू जी, मौलाना मजहर हक जी, ये सब भी जो एक बहुत माने हुए लॉयर थे उस वक्त के, वो भी बिहार पहुंच गए और उन्होंने गांधी जी से मुलाकात। What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. Why? The senior lawyer replied. They had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. So गांधी जी ने उनसे पूछा लॉयर से कि अगर वो प्रिजन, वो जेल में चले जाते तो लॉयर्स क्या करते। तो जितने भी सीनियर लॉयर्स थे उन्होंने बोला क्या करते, हम आपको एडवाइस देने आए थे, आपकी हेल्प करने के लिए आए थे, एंड अगर आप जेल चले जाते तो हम किसको एडवाइस देते, हम भी फिर अपने अपने घर चले जाते। What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. तो महात्मा गांधी ने उनसे पूछा कि अगर मैं जेल में होता और आप अपने घर चले जाते बिकॉज आप मेरे को एडवाइस नहीं दे पाते, तो इनका क्या, इन किसानों का क्या, जिनको जस्टिस दिलाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, महात्मा गांधी ने उनसे पूछा। अब लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। लॉयर्स ने बोला कि अच्छा हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपस में कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर बताते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। मतलब अपशॉट मतलब कि फाइनल कंक्लूजन। उन्होंने पूरा जो है जितना भी उनकी लॉयर्स की आपस में कंसल्टेशन हुई, उन्होंने उसको पूरा रिकॉर्ड किया, उस कंसल्टेशन को, उसका कंक्लूजन रिकॉर्ड किया। दे थॉट अमंग्स देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. तो अब राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या फाइनल कंक्लूजन रिकॉर्ड किया, और उन्होंने बताया कि उन्होंने आपस में जब लॉयर्स ने कंसल्ट किया तो उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि महात्मा गांधी बिहार के नहीं थे, टोटली बाहर के स्ट्रेंजर थे, और फिर भी वो जेल जाने के लिए तैयार थे फॉर शेयर क्रॉपर्स। तो दूसरे हाथ पर जो ये जितने लॉयर्स हैं जो कि वहीं के रहने वाले हैं, आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं, वो अपने आप को ये भी बोलते हैं कि वो पेजेंट्स के मददगार हैं, वो पेजेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर वो घर चले जाते तो ये बहुत ही शर्म की बात होती, और ये ऐसा होता कि जैसे उन्होंने पूरे पेजेंट्स को अकेला छोड़ दिया, उन्हें डेजर्ट कर। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। अब ये महात्मा गांधी के पास जाते हैं, जो फाइनल उनका कंक्लूजन होता है वो उनको
बताते हैं महात्मा गांधी को कि वो तैयार हैं महात्मा गांधी के साथ जेल जाने के लिए और चंपारण की लड़ाई में वो महात्मा गांधी के साथ हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। यहाँ पे ही बोला गया है महात्मा गांधी के लिए। किसने ये बोला? महात्मा गांधी ने बोला कि अगर आप साथ हैं तो हम चंपारण की लड़ाई जीत गए हैं। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to कोर्ट अरेस्ट। तो फिर महात्मा गांधी जी ने एक कागज उठाया, उन्होंने उसके ऊपर पूरा प्लान बनाया, सब पूरे लॉयर्स को सबको पेयर्स में बांटा और पूरी प्लान चॉकआउट की कि कैसे कैसे वो जो हैं जाकर कोर्ट में अपने आप को अरेस्ट करवाएंगे। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी जी को एक राइटिंग में एक न्यूज मिली, कम्युनिकेशन मिला कि मैजिस्ट्रेट ने उनको बताया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि जो ये महात्मा गांधी के अरेस्ट वाला केस और उनके कहना ना मानने वाला केस है उसको ड्रॉप कर दिया जाए, उसको क्लोज कर दिया जाए इस केस को। तो पहली बार मॉडर्न इंडिया में, पहली बार इंडियन हिस्ट्री में जो सिविल डिसोबीडियंस का केस था कि ब्रिटिश के ऑर्डर्स का कहना नहीं माना गया, उसकी जीत हुई। यह किसानों की और चंपारण की पहली जीत। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. अब महात्मा गांधी ने एंड लॉयर्स ने क्या करना शुरू किया? उन्होंने एक इंक्वायरी बिठा दी, अपने आप वो इंक्वायर करने लग गए कि फार्मर्स के साथ क्या क्या बुरा हुआ, उनके साथ क्या क्या इनजस्टिस हुआ। Depositions by about 10,000 peasants were written down. Deposition मतलब एक रिटन कंप्लेन बना दी गई, एक रिटन स्टेटमेंट लिख दी गई जिसमें उन्होंने फार्मर्स के साथ ब्रिटिशर्स ने क्या क्या अत्याचार किए, उनके साथ क्या इनजस्टिस किया, वो सारा राइटिंग में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इतने 10,000 किसानों के ये रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं इन्होंने इकट्ठे करने शुरू कर दिए, नोट्स बनाने शुरू कर दिए एज अ प्रूफ। किसके अगेंस्ट प्रूफ? लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट प्रूफ, ब्रिटिश अथॉरिटीज के अगेंस्ट प्रूफ। Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. अब कागज इकट्ठे करने शुरू कर दिए इन्होंने। The whole area, पूरा एरिया उसमें एक हलचल सी मच। Vehement का मतलब है showing strong feelings. So अब क्या हुआ? अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। पहले फार्मर्स और पेजेंट्स डरे हुए थे, अब लैंडलॉर्ड्स प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए, वो डर गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तेजी से इतनी क्या इंक्वायरी बैठ रही है, सारे एविडेंस और प्रूफ इकट्ठे किए जा रहे हैं उनके अगेंस्ट, और वो अब प्रोटेस्ट करने लगे कि इस इंक्वायरी को, इस इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप किया जाए। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर दिस सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। अब जून में गांधी जी को दोबारा समन किया गया, दोबारा बुलाया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहां के थे उनसे मिलने के लिए। क्या नाम था उनका? सर एडवर्ड गेट। जाने से पहले गांधी जी वहां के जो लीडिंग उनके एसोसिएट्स थे, जो उनके साथ काम कर रहे थे, लॉयर्स और वहां उस एरिया के जो और लीडर्स थे, उनसे उन्होंने पूरी मीटिंग की और उन्होंने दोबारा एक डिटेल प्लान बनाया सिविल डिसोबीडियंस का कि अगर गांधी जी वापस नहीं आते तो जो पीछे जो एसोसिएट्स हैं वो किस तरीके की एक्शंस लेंगे, किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट फिर से डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करेंगे। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecroppers situation. So गांधी जी की 4 इंटरव्यूज हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और उन चारों सेशंस, चारों इंटरव्यूज, चारों बातचीत सेशंस के बाद जो है एक ऑफिशियल कमीशन बिठाया गया और उस ऑफिशियल कमीशन को ये टास्क दिया गया कि जो भी शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन है, जो भी उनकी हालत है, उस चीज को पूरा सच सच जानने के लिए एक इंक्वायरी बिठाई जाए और उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेजेंट्स। अब उस कमीशन में कौन था? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट के लोग थे, सरकारी लोग थे और
किसानों की तरफ से कौन थे? सिर्फ महात्मा गांधी. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. तो महात्मा गांधी चंपारण में 7 महीने लगातार रहे अनइंटरप्टेड पीरियड के लिए, मतलब कि बिना किसी ब्रेक के वो लगातार चंपारण में रहे और उसके बाद वो बार बार छोटे छोटे विजिट्स में दोबारा चंपारण आते रहे. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. So the visit undertaken casually on entreaty. Entreaty here means the request, the appeal. And unlettered यहाँ पर मतलब है कि illiterate, अनपढ़. तो एक जो गांधी जी ने एक जो विजिट किया था चंपारण किसान की एक पेजेंट की रिक्वेस्ट पर, वो भी एक अनपढ़ किसान की रिक्वेस्ट पर, और गांधी जी ने सोचा था कि शायद उनको कुछ दिन लगेंगे चंपारण में, वो महात्मा गांधी की जिंदगी का पूरा 1 साल ले लेती है. ये प्रॉब्लम इतनी डीप रूटेड थी. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स, बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. अब जो वो ऑफिशियल कमीशन बैठा, जो इंक्वायरी बैठी, उन्होंने बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए इन सब लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, और जब ये लैंडलॉर्ड्स को ये बात समझ आई, उनको ये दिखा कि अब वो बच के जाने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने ये बात मान ली. गांधी जी को बोला कि वो रिफंड करने के लिए, पैसा रिफंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी से ही पूछा कि वो कितना पैसा पेजेंट्स को वापस रिफंड करें. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. अब उन्होंने सोचा था कि महात्मा गांधी उनको बोलेंगे कि तुम पूरा वापस पैसा वापस करो जो तुमने बहुत इलीगल तरीके से और बहुत एक चीटिंग करके जो है जबरदस्ती किसानों से एक्सटॉर्ट किया, उनसे जबरदस्ती वो पैसा लिया. He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. तो एक ब्रिटिश मिशनरी हैं जिनका नाम J.Z. Hodge है, उन्होंने ये बात बोली कि महात्मा गांधी ने सिर्फ 50% कॉम्पेंसेशन के लिए डिमांड किया, और J.Z. Hodge ने ये बात बोली कि महात्मा गांधी का डिमांड देखकर ऐसे लग रहा था कि वो इस बात पर पक्का है, एडमेंट है कि वो 50% से कम पर मानेंगे नहीं. एंड अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज. उन्होंने ये पूरा का पूरा एपिसोड, ये पूरा का पूरा जब इंसिडेंट, ये सब बातचीत चल रही थी, बहुत क्लोजली सब कुछ ऑब्जर्व किया था. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. अब जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि महात्मा गांधी तो बिल्कुल मानेंगे नहीं, तो उन्होंने 25% ऑफर किया. लेकिन अमेजमेंट मीन सरप्राइज, वो सरप्राइज हुए जब महात्मा गांधी ने 25% कॉम्पेंसेशन लेने के लिए हाँ बोल दिया. ब्रेकिंग द डेडलॉक, मतलब कि जो एक बिल्कुल डेड एंड आ चुका था, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो अग्री हो गए कि 25% कॉम्पेंसेशन फार्मर्स ले लेंगे. अब ये हम आगे देखेंगे कि महात्मा गांधी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया. दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. पूरा कमीशन ने ये सेटलमेंट यूनानिमसली, मतलब सबने मिलके ये एक्सेप्ट कर लिया. महात्मा गांधी ने ये एक्सप्लेन किया कि वो 25% रिफंड लेने के लिए इसलिए तैयार हो गए बिकॉज इस वक्त यहाँ पर 25% लेना वॉज अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं था, बट जो प्लांटर्स ने उनकी प्रेस्टीज पर, उनकी जो उन्होंने एक ईगो बना रखी थी, उस पर जो धक्का लगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था. इस वक्त जो फार्मर्स की जीत थी वो बड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी बजाय की 25% या 50% amount. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders.
he learned courage. तो क्या हुआ, अब पेजेंट्स को ये समझ आ गया कि अभी तक जो प्लांटर्स हैं वो लॉ से अपने आप को ऊंचा समझते थे, वो अपने आप को सुप्रीम पावर समझते थे, लेकिन अब जो है प्लांटर्स को समझ आया कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, उनके पास डिफेंडर्स हैं, उनके पास सपोर्ट है महात्मा गांधी और वहाँ के लॉयर्स का और बाकी लोगों का, जो उनको डिफेंड कर सकते हैं, एंड उनको एक हिम्मत मिलने लगी। और महात्मा गांधी का यही मेन ऑब्जेक्टिव था कि पेजेंट्स अपने डर से बाहर निकले। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecroppers disappeared. तो अब जो गांधी जी ने ये अपना एक पोजीशन लिया था, ये अपना एक डिसीजन लिया था कि वो 25% रिफंड पर भी एग्री हो जाएंगे, वो एक्शन आगे फ्यूचर में चल के उसका जस्टिफिकेशन मिलता है, क्योंकि कुछ सालों में ही ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपने वो एस्टेट्स छोड़ दिए और वो एस्टेट्स वापस किसानों को, पेजेंट्स को मिल गई वो जमीनें, एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम था वो बिल्कुल खत्म हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। तो महात्मा गांधी सिर्फ इसी बात से सेटिस्फाइड नहीं थे कि उन्हें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस मिले, उन्होंने चंपारण में एक बहुत सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस देखी और वो उस वहां के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे चंपारण के लिए। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। महादेव देसाई एंड नारहरि पारेख, टू यंग मेन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसाइपल्स, एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। उन्होंने देश के टीचर्स को अपील किया कि वो चंपारण आए, यहाँ के लोगों को पढ़ाएं लिखाएं। तो दो यंग मैन जो महादेव देसाई और नारहरि पारेख, जिन्होंने गांधी जी के मूवमेंट्स को ज्वाइन किया था, उनके डिसाइपल्स थे, उन्होंने वॉलंटियर किया अपनी वाइफ्स के साथ कि वो चंपारण आएंगे और वहां के लोगों को पढ़ाएंगे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। देवदास, गांधी's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी। और भी बहुत सारे टीचर्स ने वॉलंटियर किया चंपारण आके वहां के लोगों को पढ़ाने के लिए, उनकी सोच बदलने के लिए। और गांधी जी के जो छोटे बेटे थे, सबसे छोटे बेटे देवदास था उनका नाम, वो और महात्मा गांधी की वाइफ भी चंपारण आई वहां के लोगों को पढ़ाने लिखाने के। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 villages. कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. 6 villages में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबाई जो महात्मा गांधी की वाइफ थी, उन्होंने आश्रम के रूल्स बताए और लोगों को बताया कि अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस, अपना साफ सफाई और कम्युनिटी का सैनिटेशन, कम्युनिटी की साफ सफाई, पूरे गांव की साफ सफाई के क्या रूल्स हैं और कैसे करनी चाहिए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months. 3 medicines वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। वहां पे जो हेल्थ हालात थे, हेल्थ कंडीशंस, बहुत ही बुरे हालात थे वहां पर। गांधी जी ने एक डॉक्टर को भी कन्विंस किया कि वो 6 महीने के लिए अपनी सर्विसेज चंपारण में आकर विलेजेस में वॉलंटियर करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें। और 3 दवाइयां हमेशा ही अवेलेबल रहती थी, एक कैस्टर ऑयल, एक कुनैन जो कि मलेरिया में काम आती है, एंड सल्फर ऑइंटमेंट जो किसी भी तरीके की स्किन डिजीज के लिए यूज होता है। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. तो अब सबसे पहले जिसका भी टंग जो है वो गंदा होता था, उसके ऊपर येलो कलर का या किस तरीके का कुछ कोटिंग होता था, उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था पेट सफाई के लिए। किसी को मलेरिया फीवर है तो उनको क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती थी, एंड किसी को भी किसी तरीके का कुछ स्किन का प्रॉब्लम है तो उसको ऑइंटमेंट मिलता था प्लस कैस्टर ऑयल मिलता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ women's clothes. He asked Kasturbai to talk to them about it. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look,
There is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have. महात्मा गांधी ने पर्टिकुलरली ये नोट किया कि वहाँ की औरतों के कपड़े बहुत गंदे थे, बहुत ही पुराने और फटे रहते थे। तो उन्होंने कस्तूरबा जी को बोला कि वो औरतों से बात करें और उनको साफ सफाई के बारे में बताएं। तो एक दिन एक औरत कस्तूरबाई जी को अपने हट में, अपनी झोपड़ी में लेकर गई और उसने उनको दिखाया कि वहां पर कोई अलमारी या किसी तरीके का कोई बक्सा या ट्रंक नहीं था जिसमें वो अपने कपड़े रख सकें, और उसके पास एक ही साड़ी थी जो वो डेली पहनती थी। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. अब जो महात्मा गांधी जी ऑलमोस्ट एक साल चंपारण में रहे, उन्होंने दूर से ही आश्रम की गतिविधियों पर नजर रखी। वो रेगुलरली जो है लेटर्स या मेल्स भेजते रहते थे जिसके थ्रू वो इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे आश्रम में, और वहाँ के जो अकाउंट्स थे, वहाँ के जो फिनेंसेस थे, उनके बारे में भी वो जानकारी रखते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. तो गांधी जी इतने ज्यादा बारीकी में जाते थे कि उन्होंने एक बार अपने एक लेटर में इस तरीके के भी निर्देश भेजे कि जो पुराने लेटरिन के जो गड्ढे हैं, ट्रेंचेस हैं, उनको अब बंद करने का वक्त था, उनको बंद कर दिया जाए और नए गड्ढे खोदे जाएं, नहीं तो फिर उसमें से बहुत बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. और गांधी जी जो ये चंपारण का पूरा एपिसोड था, वो महात्मा गांधी की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट था, बिकॉज महात्मा गांधी ने वहां पर रह के रियल इंडिया के बारे में बहुत कुछ देखा, जाना और सीखा। और उन्होंने ये भी बोला कि जो उन्होंने चंपारण में किया वो एक बहुत ऑर्डिनरी सी चीज थी, उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। और उन्होंने बताया क्या वो ऑर्डिनरी चीज थी, वो ये ऑर्डिनरी चीज थी कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये बता दिया कि अपने कंट्री में वो आउटसाइडर नहीं है, और ब्रिटिश सरकार उनकी कंट्री में, इंडिया में, एक इंडियन को, महात्मा गांधी के ऊपर ऑर्डर नहीं चला सकती। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, it grew out of an attempt to elevate the distress of large number of poor peasants. बन चंपारण जो है वो ऐसा नहीं था कि एक महात्मा गांधी ने रूल तोड़ने थे, डिफाइंस करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये रीजन नहीं था। चंपारण में जो भी एपिसोड हुआ उस चीज का, वो ये था कि लोगों की मदद की जाए और उनको उनके दुख से निकाला जाए। This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. His was not a loyalty to abstractions. It was a loyalty to living human beings. तो ये बहुत गांधी जी की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, जो उनकी एक तरीका था काम करने का, वो यही था कि वो उनकी जो पॉलिटिकल लड़ाई होती थी उसके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी के छोटे डे टू डे प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए होते थे, जिनसे लाखों लोगों की जिंदगी पर फर्क पड़ता था। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, मतलब गांधी एक, जो भी गांधी अपनी मूवमेंट शुरू करते थे वो खाली एक ख्याली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं होते थे, बल्कि जो उनकी लॉयल्टी थी, उनकी जो अटैचमेंट था, वो लोगों की जिंदगी से और लोगों के साथ जुड़े हुए थे, और इसीलिए वो मास मूवमेंट्स बन जाते थे, बिकॉज उसमें मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता था। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोरओवर, ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट and thus make India free. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. तो महात्मा गांधी जो भी करते थे, उनका मेन पर्पस हर मूवमेंट के लिए ज्यादा बड़ा पर्पस ये होता था कि वो हर इंडियन को एक फ्री इंडियन बनाए। वो फ्री इंडियन जो डरता ना हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, जो सच की लड़ाई लड़े, जो पीसफुल हो, एंड जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, who could stand on his own feet, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो दूसरों पर रिलाई ना करके अपने ऊपर भरोसा करे, एंड thus make India free। और
और इस तरीके से वो इंडिया को फ्री करवाना चाहते थे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of a duty to the Fiji Islands. तो अब जब ये चंपारण मूवमेंट शुरू शुरू हुआ था, उसकी स्टार्टिंग में एक ये इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। एक इंग्लिश मैन था, एक ब्रिटिशर था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज। वो गांधी जी से बहुत इम्प्रेस्ड हो गया और उनका फॉलोअर बन गया था, और वो फिजी आइलैंड्स जा रहा था, टूर पर जा रहा था किसी काम से, कुछ अपना उसका ड्यूटी था वहां पर। तो वो फिजी आइलैंड जाने से पहले महात्मा गांधी को मिलने आया, उनको फेयरवेल देने और उनको बाय बोलने के लिए। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। एंड्रूज वाज विलिंग इफ गांधी अग्री। तो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स जो थे उन सबको लगा कि एंड्रूज जो है वो चंपारण में ही रुके और गांधी जी को और उन सब लोगों को चंपारण की मूवमेंट के लिए हेल्प करे। एंड्रूज भी ये काम करने के लिए राजी था, प्रोवाइडेड कि गांधी जी उसको परमिशन दें या गांधी जी इस बात पर अग्री करें। बट गांधी वॉज vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side? This shows the weakness of our heart." पर गांधी जी तो बहुत प्रिंसिपल वाले इंसान थे। उन्हें लगा, वेहेमेंटली मैं बता चुकी हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग, कि ये जो हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें उन्होंने अपने लॉयर फ्रेंड से पूछा कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो अनइक्वल फाइट है, तुम्हें लगता है कि इंग्लिशमैन अगर हमारी साइड पर होगा तो ये हेल्पफुल होगा? अब उन्होंने अनइक्वल फाइट क्यों बोला? अनइक्वल फाइट क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। एक तरफ बहुत पावरफुल गवर्नमेंट और अमीर लैंडलॉर्ड्स और दूसरी तरफ बहुत वीक, इलिटरेट और कमजोर और गरीब किसानों की लड़ाई थी। उन्होंने बोला अगर एक इंग्लिशमैन को हम अपनी साइड में रख भी लेंगे दिखाने के लिए, तो इससे दिखेगा कि कहीं ना कहीं हम ही कमजोर हैं, हमारे दिल में कुछ कमजोरी है, इसलिए उसको हम एज अ शो पीस रख रहे हैं। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्व्स टू विन द बैटल। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। तो गांधी जी ने बोला कि जो हमें लड़ाई लड़नी है वो हमें अपने मुद्दे की लड़ाई लड़नी है, कॉज की लड़ाई लड़नी है, और जो हमारा कॉज है, जो हमारा लड़ाई का बुनियाद है, वो बहुत स्ट्रांग है और जस्टिफाइड है कि हमें ये किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि इसको एंड्रूज को एक प्रॉप की तरह, एक प्रॉपर्टी, एक शोपीस की तरह रखने से कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट बिकॉज वो एक इंग्लिशमैन है तो उसको हम अपनी तरफ जोड़ लें, उससे हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. Self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. अब राजेंद्र प्रसाद जी ये सुनकर, गांधी जी की ये बात सुनकर क्या कमेंट करते हैं कि गांधी जी हमारा समझ गए हैं, हमारे दिमाग में क्या बात है। एंड गांधी जी ने जो बोला कि हमें अपनी लड़ाई अपने बल पर जीतनी होगी, उन्होंने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पाठ पढ़ा दिया है, वो है सेल्फ रिलायंस का, कि अपने ही भरोसे पर हमें ये लड़ाई जीतनी होगी, अपने ही भरोसे पर हमें जो अचीव करना है वो करना होगा। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। सो जो ये मूवमेंट थी वो सिर्फ इंडियन शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करने के लिए नहीं थी, वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए थी एंड सेल्फ रिलायंस, लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की भी एक मूवमेंट थी। So thank you very much. All the best. I hope you would understand the lesson well, and you will be able to answer all your questions in your textbook and notebook and in the board exams. All the best.